हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। यानी कि हम लोग जो है किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं, है ना। तो देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास जो है कोई एक प्रतिरोध है और इसका प्रतिरोध मान लीजिए 2 ओम है, और मेरे पास एक और प्रतिरोध है, इसका भी प्रतिरोध 2 ओम है ना। हम चाहते हैं कि हमें जो है 4 ओम का प्रतिरोध मिल जाए, है ना। ठीक। तो 4 ओम के प्रतिरोध को निकालने के लिए हमारे पास दो विकल्प है। या तो हम 4 ओम के प्रतिरोध को नया बनाएं, यदि हम कोई नया 4 ओम का प्रतिरोध बनाएं, अथवा इन दोनों, है ना, इन दोनों प्रतिरोधों के संयोजन से, या इन दोनों प्रतिरोधों के संयोग से, या इन दोनों प्रतिरोधों के की सहायता से हम जो है इस 4 ओम के प्रतिरोध को बनाएं। तो समस्या इस चीज की है, भाई हम तो प्रतिरोध तो बनाने बैठे नहीं हैं, है ना। यानी कि हम प्रतिरोध को नहीं बना सकते, न बनाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, क्या, कि अब हम इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को हम जो है इस प्रकार से संयोग करेंगे, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करेंगे कि मतलब कॉम्बिनेशन होने के बाद हमें 4 ओम का प्रतिरोध मिल जाए। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों की सहायता से अब हम 4 ओम के प्रतिरोध को प्राप्त करेंगे। तो ये इसे हम लोग कहेंगे, अगर इन दोनों प्रतिरोधों के सहायता से यदि हम 4 ओम के प्रतिरोध को प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग कहेंगे वांछित वांछित प्रतिरोध, वांछित। और इन्हें कहेंगे उपलब्ध उपलब्ध प्रतिरोध, उपलब्ध प्रतिरोध। राइट। ठीक। अच्छा, देखिए, उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। उपलब्ध प्रतिरोधों के संयोजन से वांछित प्रतिरोध है, वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम जो है ना, प्रतिरोधों को आपस में संयोजन करते हैं। यानी कि प्रतिरोधों को हम आपस में जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग लिख देंगे, वहां उपलब्ध उपलब्ध प्रतिरोधों से ना वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, है ना, प्रतिरोधों को आपस में, प्रतिरोधों को हम आपस में जोड़ते हैं, राइट। ये अच्छा, किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों को हम जो है 3 प्रकार से जोड़ते हैं। 3 तरीके से हम जो है प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। नंबर 1 लिखेंगे, किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों
का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको मिटा दें, ये तो हम समझ गए ना, इसको हम मिटा देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल। PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। MIXED कॉम्बिनेशन। ठीक, ये चीज है। तो हम जो है इन तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, देखा जाए। श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। SERIES कॉम्बिनेशन। ठीक, देखिए, हमें यहां पर किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, हम जो है मुख्य रूप से 2 बात यहां पर ध्यान देते हैं, और ये ध्यान देना भी चाहिए। क्या? स्पेशल पॉइंट, SPECIAL, स्पेशल पॉइंट क्या है? यदि रास्ता नहीं बदला तो धारा का मान नहीं बदलेगा, धारा नियत रहती है। यदि रास्ते नहीं बदलते हैं तो धारा नहीं बदलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि पॉइंट नहीं बदले, यदि बिंदु नहीं बदलते हैं, सेम बिंदु ही रहता है ना, तब विभवांतर भी नहीं बदलता है। ठीक, यदि बिंदु नहीं
बदलते हैं तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। राइट। हम इन दो बातों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देंगे जब भी हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, जब भी हम किसी सर्किट में, जब भी हम किसी परिपथ में प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, तो ये दो बातें मुख्य रूप से दिमाग में रखेंगे। हैं? तो चला जाए, देखा जाए। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, हो गया। चलिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रतिरोध R1 है। राइट। और दूसरा प्रतिरोध R2 है। राइट। तीसरा प्रतिरोध R3। ठीक। ये R1 प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। राइट। ये R2 का पहला सिरा है और ये R2 का दूसरा सिरा है। ये R3 का पहला सिरा है और ये R3 का दूसरा सिरा है। मतलब क्या हुआ, चाहे जो भी प्रतिरोध हो, उनका आगे वाला पॉइंट पहला सिरा होता है और पीछे वाला पॉइंट दूसरा सिरा होता है। ठीक। तो देखा जाए, यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, क्या, यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाए तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ते चले जाएं, तो यह कॉम्बिनेशन, यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ दें तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते ऐसे चले जाए, तो यही संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। तो आप चाहे तो लिख लें, लिख देते हैं। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें और दूसरे यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से
जोड़ते चले जाएं तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता। राइट, कोई दिक्कत? ठीक, नोट करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? चल देखो, अब हमने क्या किया कि अब जो है, अब हम इसे जो है एक बैटरी से जोड़ेंगे। हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। यहां पर कोई कुंजी है ना, या हमने जोड़ दिया और हमने इसको कुंजी के को दबा दिया। तो जैसे ये परिपथ पूरी हो जाती है, जैसे ये परिपथ कंप्लीट हो जाता है, तो तुरंत जो है धारा पॉजिटिव प्लेट से निकल करके, है ना, इन प्रतिरोधों से होकर के निगेटिव प्लेट में आती है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, हमने आपसे कहा था कि यदि रास्ता नहीं बदलता है, रास्ता एक ही होता है, रास्ता सेम होता है, तो धारा का मान नियत होता है, धारा नहीं बदलता। देखिए ये रास्ता एक ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि कई रास्ते हैं, ऐसा तो है नहीं, रास्ता एक ही है। तो जब रास्ता एक ही है तो तीनों प्रतिरोधों में R1, R2, R3 चाहे जय प्रतिरोध हो, है ना, माने चाहे जट हो, सब में एक ही धारा बहेगी। क्या? आई। ठीक, आई धारा सब में बहेगी। चल देखा जाए, हमने फिर कहा था कि यदि पॉइंट नहीं बदलते हैं तो विभवांतर नहीं बदलेगा, और यदि पॉइंट बदल जाते हैं, यदि बिंदु बदल जाते हैं, तो विभवांतर बदल जाते हैं। देखो, इसका पॉइंट बी है, इसका पॉइंट ए है, फिर इसका पॉइंट बी है, इसका पॉइंट फिर सी है। इस R1 का पॉइंट एक ए है, एक बी है, फिर R2 का पॉइंट बी है, फिर R2 का पॉइंट सी है, और R3 का पॉइंट सी है, और R3 का फिर डी है। यानी कि पॉइंट इन प्रतिरोधों के जो बिंदु हैं वो बदल रहे हैं। भाई यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे सी हो गया, है ना। देखिए R1 का यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे बी हो गया। भाई पॉइंट तो बदल गए ना, R2 का पॉइंट बी है, यहाँ पे सी हो गया, R3 का सी है, फिर डी हो गया। यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के जो है बिंदु वो बदल रहे हैं, और जब तीनों प्रतिरोधों के बिंदु बदल रहे हैं तो तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर भी बदलेगा। यानी कि इस R1 का विभवांतर V1 हो जाएगा, R2 का विभवांतर V2 हो जाएगा, और R3 का विभवांतर V3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? और ये बैटरी है, और ये बैटरी का खुद का इसका विभवांतर भी है। यही बैटरी का विभवांतर भी तीनों भागों में बटा है। यानी ये तीनों प्रतिरोध, है ना, तीनों प्रतिरोध मिल करके इस बैटरी के विभवांतर को झेल रहे हैं, इस बैटरी के विभवांतर को झेल रहे हैं। यानी कि इस बैटरी के जो इस बैटरी का दुख V है, इस बैटरी के दुख V को ये तीनों प्रतिरोध मिल करके बांटे हैं, बांट लिए हैं, V1, V2, V3। यदि हम V1, V2, V3 को आपस में जोड़ दें तो वह फिर V बन जाता है, V हो जाता है। अच्छा, अगर हम मान लें कि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर अकेले
एक दूसरा प्रतिरोध लगा दें, आर तुल, आर तुल, अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटा करके इसके स्थान पे केवल एक आर प्रतिरोध लगा दें तो यह आर प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम एक बैटरी से जोड़ दें, ठीक, तो ये बैटरी आपका हो गया और इस बैटरी का विभवांतर भी है तो इसका भी विभवांतर भी होगा और धारा आई रहेगी, ठीक है ना। देखिए अब ये आर तुल्य जो है इस बैटरी के विभवांतर को अकेले झेल रहा है, यानी कि जो ये तीनों प्रतिरोध मिल करके इस बैटरी के विभवांतर यानी V1, V2, V3 को बांटे हैं, यह अकेले सबको मिला करके झेल रहा है V को। मतलब क्या हुआ, ये V V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, यानी कि ये तीनों मिलकर के V1, V2, V3 को R1, R2, R3 मिलकर के झेल रहे हैं और ये अकेले इस बैटरी के विभवांतर V को अकेले झेल रहा है, राइट। मेरे कहने मतलब ये हुआ कि R1, R2, R3 के स्थान पे केवल R1 ही प्रतिरोध है, ठीक है ना। चलो अब हम ओम के नियम को अप्लाई करेंगे, ओम के नियम से। चलो भैया ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध के लिए, R1 के लिए, R1 के लिए ओम का नियम क्या होगा, देखिए धारा इसमें आई, ये इसका प्रतिरोध R1 और इसका विभवांतर V1, तो हो जाएगा V1 बराबर IR1, इक्वेशन नंबर 1। R2 के लिए V2 बराबर, देखिए इस R2 के लिए क्या है, इसका प्रतिरोध R2, विभवांतर V2 और धारा वही I सेम है, हो जाएगा IR2, इक्वेशन नंबर में समीकरण नंबर 2। R3 के लिए ओम के नियम से V3, इसका विभवांतर V3, प्रतिरोध R3 और धारा वही I सेम है, IR3, इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 3। इसकी बात करें, इसके लिए आर तुल्य के लिए V बराबर ओम के नियम से IR तुल्य, इक्वेशन नंबर 4। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये V तीनों V1, V2 प्लस V3 के योगफल के बराबर होगा। यदि हम V1, V2, V3 को आपस में ऐड कर दें, कंबाइंड कर दें, तो वह इस V के बराबर हो जाता है। लिख दें परिपथ से, ये परिपथ है ना, परिपथ से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। अब इस समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 से V1, V2, V3 और V का मान रखेंगे, रख दें। देखिए भैया यहां पे V बराबर क्या है, I R तुल्य, तो यहां हो जाएगा IR तुल्य V1 देखिए यहां लिखेंगे समीकरण नंबर
2 3 4 6 ना, 6 V1 V2 V3 V का मान है ना समीकरण नंबर 5 में रखने पर। ठीक है, ठीक हो जाएगा। देखिए यहां से V1 का मान क्या है IR1, तो रखिए IR1 प्लस यहां से V2 का मान क्या है IR2, क्या है IR2, लिखिए IR2। यहां से V3 का मान क्या है IR3 है, तो IR3। ठीक है, देखिए यहां से I जो है, देखो यहां I यहां I यहां, मतलब तीनों में I है तो I कॉमन हो जाएगा। I हम जब कॉमन लेंगे यहां से R1, यहां से R2, यहां से R3 बचेगा और ये आपका IR तुल, ये I से I कट जाएगा, है ना। ठीक, अब हम इसको मिटा दें यहां से, ये हो गया। अच्छा, तो अब आपका आ गया R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R, ये इससे हम पाते हैं कि यदि कई प्रतिरोध है ना श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यदि कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उन सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग योगफल के बराबर होता है। ठीक, यदि मान लो यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको मिटा दें। चल, तो हो जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, ये होता है। हमने आपसे क्या कहा, यदि कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध है ना, उन सबका तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उन सबका तुल्य प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक हो गया ये। तो ठीक है, आज हम जो है अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि
कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो है उत्साह बढ़े और हम आपको और अच्छे से आपको हम मैटर दे सकें।